आज के इस सेशन में हम पढ़ने जाएंगे कि आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे हम सभी समझेंगे भारत में यूरोपियनों का आगमन। अब सबसे पहली बात ये रहेगी कि हमारे भारतीय मानचित्र नहीं, हमारे पूरे विश्व के मानचित्र पर यूरोप भारत के कनेक्ट में कैसे आया। अगर ये भारत की कनेक्शन को आप अगर समझ जाते हैं तो उचित तरीके से आप हर एक बिंदु को समझेंगे। रही बात कि आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे और किस प्रकार से हुई और आधुनिक भारत किसे कहते हैं, इन सारे चीज़ों की वीडियोज़ हमने अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं और उसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। बात ये आएगी कि आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो यूरोपियनों का आगमन हुआ वह कैसे हुआ, पहले कौन आया, पहले किसने कहाँ पर कौन सी फैक्ट्रियाँ अपनाई। लेकिन सबसे पहले जो उचित मार्ग ये है कि हमें तो यही पता नहीं है कि आखिर हमारे भारत में यूरोपियन प्रवेश कैसे किए और यूरोपियन लोगों के प्रवेश करने की कौन सी एक सबसे बड़ी रूट थी। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो आपके पास ये मानचित्र बनाया गया है, ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये वाली जो लैंड दिखाई दे रही है ये अफ्रीका की लैंडिंग है। इसके बगल वाले क्षेत्र जब हम चले आएंगे तो ये एशिया महादेश की तरफ घुसते हुए और ये हमारे हिंदुस्तान के पास पहुंचती है। तो ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। अविभाजित हिंदुस्तान की तस्वीर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ हिंदुस्तान हमारा नज़र आया करता था। बाद में इसको विभाजन करके और थोड़ा सा इसमें से काट करके पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश वगैरह बनाया गया है। कुछ क्षेत्र हमारे दूसरे जगहों पर भी है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये इंडिया है जिसको हम यहाँ पर डायरेक्ट डिनोट कर दे रहे हैं। ये हमारा इंडिया, अपना प्यारा भारत। ये अफ्रीका जो देख रहे हैं, सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत में यूरोपियन लोगों की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सभी लोग जानते हैं, हम आपको बता देंगे कि 1498 ईस्वी का वो समय था और वह दिन था और वो तारीख थी 17 मई। याद रखेंगे, 17 मई 1498 ईस्वी को एक पुर्तगाली जहाजी या पुर्तगाली व्यापारी जिसको हम और आप वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं, ये वास्को डी गामा हमारे भारत में पहुंचता है और हमारे भारत में पहुंचने के लिए वह एक मार्ग का सहारा लेता है, जिस मार्ग का नाम हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चलता है कि केप ऑफ गुड होप का खोजकर्ता जो है वास्को डी गामा है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। एक पुर्तगाली ही एक व्यक्ति था जिसको कई जगह अलग अलग प्रकार से नाम मिलते हैं। पहला नाम जहाँ तक कुछ अंग्रेजी में बार्टोलोम्यू डायस कहा जाता है और कुछ जगह यहाँ पर बार्टोलोमिया डियास भी कहीं कहीं नाम मिलते हैं, जो कि मैंने ऊपर लिखा है। बार्टोलोमिया डियास या बार्टोलोम्यू डायस 1488 ईस्वी में ये वो व्यक्ति है जिसने एक ऐसे मार्ग का खोज किया जो साउथ अफ्रीका को समुद्री रूप से पुर्तगाल को जोड़ता था। ये यूरोपीय देशों को जोड़ने का एक प्रमुख साधन था और एक प्रमुख रास्ता था। इसका नाम उस व्यक्ति ने दिया था जिसका नाम बार्टोलोमिया डियास है। इस बार्टोलोमिया डियास ने उस क्षेत्र का नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म। याद रखेंगे, तो कुल मिलाकर के केप ऑफ स्टॉर्म, ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको याद रखने होंगे कि केप ऑफ स्टॉर्म का खोजकर्ता जो है उस व्यक्ति का नाम बार्टोलोमिया डियास था, या फिर जो है बार्टोलोमी डायस, जिसको 1488 ईस्वी में इसका खोज किया था। अब रहेगी बात कि ये केप का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद गुड का मतलब क्या होता है, ऑफ और हॉप का मतलब क्या होता है। जब इन चीज़ों को आप समझ जाइएगा तब पूरी बातें आपके सामने स्पष्ट हो जाइए। तो आइए हम आपको पहले ये समझाते हैं कि आखिर जो बार्टोलोमिया डियास था, बार्टोलोमिया डियास ने तो केप ऑफ स्टॉर्म का खोज किया, लेकिन बाद में ये चल करके केप ऑफ गुड होप कैसे बन गया, यही रास्ता बाद में चल करके केप ऑफ गुड होप बन गया। केप ऑफ क्या बोलेंगे, गुड होप। ये आपका ये रास्ता का नाम है। मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बाद में बदल करके केप ऑफ क्या हुआ, गुड होप रखा गया। 1488 ईस्वी में केप ऑफ स्टॉर्म का खोजकर्ता कौन था, वह है बार्टोलोमिया डियास। लेकिन जानते हैं गुड होप का मतलब हुआ, गुड होप का मतलब होता है कि जब कुछ लोग उसी रास्ते पर लगातार चलें
उसी रास्ते पर अधिक से अधिक पथ को उसको माना जाए कि हाँ ये एक बढ़िया पथ है और इसको अपना लेने से हमारे कुछ काम आसान हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम बाद में चल करके केप ऑफ स्टर्म का नाम बदल करके केप ऑफ गुड होप रख दिया गया। अब ये रास्ता शुरू कहाँ से था और फिर जब ये खोज हो गया तो किस तरीके से उसी रास्ते को 1498 ईस्वी में 17 मई को अपना करके और जो वास्को डिगामा है वो हमारे भारत के केरल के एक कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और पहुंच करके क्या करता है जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले हम सभी को आपको बताना चाहेंगे कि यह जो दिखाई दे रहा है ये मैंने पुर्तगाल लिखा है, पुर्तगाल। ये पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ये यहाँ से चलना शुरू कर देता है और चलते 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 ये अटलांटिका जो ओशियन है इस तरीके से होते हुए यह यहाँ पर पहुँचता है। तो सबसे तो पहले ये बात है कि केप का मतलब क्या होता है। तो केप का मतलब आपको सीधी सी बात में बताऊंगा। अगर मान लीजिए कि ये समुंदर है और इस समुंदर में किसी लैंड की ऐसी भाग निकली हुई है, किसी लैंडिंग की भाग अगर तीन कोने निकल करके उसके अंदर घुसी हुई है तो रियली रूप से अगर देखा जाए तो इसी को जो है केप कहा जाता था। क्या कहा जाता है? केप। तो हमारे हिंदुस्तान में भी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ कोना निकला हुआ है, इसको हिंदुस्तान की दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। और याद रखिए इसका नाम क्या है? केप कैमोरियन। तो बात समझ में आ गई ना कि जहां भी समुद्रों में कुछ हमारे यानी लैंड की, पृथ्वी की कुछ भाग अगर ऐसे तिरछे निकल करके जा रही है तो उसके नाम के पहले, उस जगह के नाम के पहले केप शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कैमोरियन पे स्थानित रहने वाले इस स्थान का नाम केप कैमोरियन पड़ा, जो हमारे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हालांकि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? भारत के मूल भाग का केप कैमोरियन, जो तमिलनाडु कन्याकुमारी में उपस्थित है। यही ना जानते हम सभी। इसको देखिएगा, यह जो है जो बार्टोलोमिया डियास जो था ऐसे चलता हुआ यहां पर पहुंचता है और यहीं पर पहुंच करके इसी रास्ते को, ये रास्ते जो है ना, बहुत सारे लोग जो है इस रास्ते को अपनाते हैं विभिन्न प्रकार के देशों में, एशिया में, अफ्रीका में या फिर अन्य देशों में पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग इसी रास्ते का अनुसरण करते हैं, जिसका खोज किसने किया था? बार्टोलोमिया डियास ने। और सब लोग इस पर चलते हैं और ये रास्ते को एक अच्छा रास्ता माना जाता है, इसीलिए बाद में चल करके इसका नाम, बहुत सारे लोग जब इसी पर चलते हैं और इस रास्ते को अपनाते हैं तो ये बाद में इसका नाम क्या बदल जाता है? केप ऑफ गुड होप। तो ये नाम केप ऑफ गुड होप इस तरीके से पड़ा। ठीक है, अब चलिए, अब यही रास्ता का अपनाई करते हुए ऐसे पहुंचता है कौन? जिसका नाम होता है वास्को डिगामा। समझ रहे हैं ना? वास्को डिगामा इसी रास्ते को पढ़ते हुए और इस तरीके से चलता हुआ और चलते चलते यहाँ तक पहुँचता है और यहीं से अपने रास्ते को बदल करके धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ता है। ये समुद्रों में आप समझेंगे ये एक समुंदर है और इस समुंदर में गोता लगा करके पिंड खोजने की तलाश चल रही थी। तो वो काम जो है समुद्रों में कौन कर रहा था? वास्को डिगामा कर रहा था। तो ऐसे घूमते 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 और ये यहाँ से सीधे यहाँ पर भारत की एक लैंडिंग पर पहुँचता है। समझ रहे हैं? याद रखिएगा, इस प्रकार से कहा जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि भारत का खोजकर्ता कौन है? अगर मान भी लिया जाए कि भारत का खोजकर्ता वास्को डिगामा है तो ये गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत पहले से था। लेकिन भारत तक हम कैसे पहुंचे? हम यूरोपीय देशों को, अफ्रीकी देशों को किस प्रकार से भारत तक पहुंचाए, इस रास्ते की खोज करने का श्रेय जो है वास्को डिगामा को जाता है। यही कारण है कि वास्को डिगामा को भारत के खोजकर्ता कहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये हम कहें कि यूरोप से भारत तक आने के लिए रास्ते की सबसे पहले खोज किसने किया? तो उस व्यक्ति का नाम वास्को डिगामा था। तो रास्ते का खोज करने का श्रेय उनको जाता है मुख्य रूप से। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हीं को कहा जाता है कि भारत का खोज कैसे। लेकिन रियलिटी यही है कि भारत की खोज नहीं, भारत था और भारत हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और लेकिन इस यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में कौन जानकारी देता है? वास्को डिगामा। इसलिए इसे भारत का खोजकर्ता कहते हैं, यह भारत के समुद्री मार्ग का खोजकर्ता कहते हैं जो यूरोपीय से जोड़ती है। देख लीजिए, इधर जो क्षेत्र आते हैं, लैंडिंग पॉइंट आती है। हालांकि स्थलीय मार्ग से भारत के पास लोग आया करते थे, लेकिन कुछ ज़्यादा समय लग जाता था। ठीक है, कुछ ज़्यादा समय लग जाता था यहाँ पर आने में। तो अब रहेगी बात कि हम जल्दी से जल्दी भारत में कैसे पहुँच जाएं।
क्योंकि साम्राज्य धीरे धीरे फैलाने वाली बात बाद में चलनी शुरू हो गई थी और लोग खोज करना चाहते थे। और ये काम इस समुद्र में गोते लगाने वाले नहीं, समुद्र में चलने वाले लोग जिनके पास ये हिम्मत थी, जिनके पास टारगेटिंग था कि हम समुद्र की लहरों को, इसके तूफानों को हम रोक सकते हैं। आसान मत समझिए इसमें तैर करके और यहाँ तक पहुँचना, तैर करके नहीं, अपने नाव को लेकर के, अपने जहाज़ों को लेकर के, नाविकों के साथ यहाँ तक पहुँच जाना इस समुद्र के सहारे इतना आसान काम नहीं है। जब इसकी हिस्ट्री में हम डूबेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग, इसमें कई सारे लोग जो है यहाँ तक आते आते अपने ज़िंदगी को छोड़ चुके थे। कई नाव लेकर के पहुँचते थे, लेकिन यहाँ तक आते आने क्या बात है, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप के रास्ते में भी वो अपने जीवन को छोड़ करके चले जाते थे। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति आया हुआ था। पंखा ऑफ कर दीजिए, आवाज़ आएगी, देख लीजिए। तो यहाँ से गुड ऑफ होप कर दिया है और यहाँ से इसी को चलने दीजिए, इसको चलने दीजिए दोस्तों, इसको बंद कर दीजिए, इसको चलने दीजिए। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से चलाया। जब 1498 में यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर एक शासक था जिसका नाम था जमेरीन। शासक का नाम क्या था? जमेरीन। कालीकट के एक शासक का नाम, यहाँ पर कालीकट बंदरगाह था, इसका नाम था जमेरीन। जब ये पहुंचा ना वास्को डिगामा तो जमेरीन को बहुत ही ज़्यादा यश की अनुभूति हुई, बड़ा ही उसको खुशी हुआ। उसने गर्मजोशी के साथ क्या किया, उसका स्वागत किया। बहुत सारे फूल बरसाए गए उसको और बहुत अच्छे खासा उसका खातिरदारी की गई। 1 साल के बाद यही वो वास्को डिगामा है जो पुनः वापस पुर्तगाल लौट गया। ठीक है, कब लौटा? 1 साल के बाद वापस अपने देश लौट गया। फिर उसके बाद कुछ व्यक्ति और भी आए। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज बोलेंगे, क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो दिखेंगे, पेड्रो अल्वारेज। क्या बोलेंगे? अल्वारेज। ये वो व्यक्ति है जो दूसरा पुर्तगाली व्यापारी है जो भारत में आता है और इसके आने का क्रम था 1500 ईस्वी में। ठीक है, 1500 ईस्वी में आता है। लेकिन ये जमेरीन था, वो याद रखिएगा, उसने कभी नहीं इस वास्को डिगामा को बताया कि हाँ हमारा अरबियन लोगों से किस प्रकार के संबंध है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री अरबिया जो है इसी हिंद महासागर के काफ़ी करीब पड़ता था भारत का। इसलिए अरबियन लोग क्या किए, यहाँ पर अच्छे खासे मुनाफा कमाते थे भारतीय क्षेत्र से और वो अपना बिजनेस यहाँ पर किया करते थे। और जमेरीन का संबंध उनके साथ काफ़ी मस्त था, बहुत बढ़िया मस्ती के साथ उनके साथ जीवन जीता था। ठीक है, और उस समय तक याद रखिएगा अरबियन लोगों के पास नाविक की व्यवस्था में देखा जाए तो नाव की व्यवस्था में, नौसेना के मामले में अरबियन लोग बड़ा ही ताकतवर था। लेकिन काम गड़बड़ हो गई उस समय जब दूसरी बार फिर पुर्तगाल से चल करके इसी समुद्री रास्ते का प्रयोग करते हुए 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डिगामा कहाँ पहुँचता है? भारत पहुँचता है। ठीक है, इस बार वास्को डिगामा को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी कि जमेरीन से तो मेरा अच्छा खासा पटरी जमता है, मैं जो कहूँगा वो ये क्या कर देंगे, कर देंगे, मैं जिस तरह से कहूँगा उस तरीके से जमेरीन अपना लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। जैसे ये पहुंचा और इसने अपनी जो चीज़ें, अपनी पूरी भयानक स्थितियां दिखाई कि नहीं हम चाहते हैं कि अरबियन लोगों को रोक दें, ये इस्लामिक जो लोग हैं उनको रोक करके और हम यहाँ पर व्यापार करें, ये बात जान करके बिल्कुल जमेरीन भड़क गया। बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो उस दौरान जानते हैं क्या हुआ? जो ये अपने पूरे ताम झाम व्यक्तियों के साथ आया था उसने बमबारी करना शुरू कर दिया इसी पर, क्योंकि उसका था कि व्यापार हम करना चाहते हैं यहाँ। तो आपको बता रहे हैं कि भारतीय आगमन, यूरोपीय आगमनों में, यूरोपीय देशों के आगमन में सबसे पहला स्थान किसका रहा? पुर्तगाली का। दूसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम क्या है? डच था। और तीसरे नंबर पर जो आते हैं ब्रिटेन थे, और चौथे नंबर पर जो आते हैं वो डेनिश थे, और पांचवें और सबसे अंत में जो आते हैं उनका नाम फ्रांस था। समझ रहे हैं ना? याद रखिएगा, यूरोपीय शक्तियों में से सबसे अंत में आने वाले कौन थे? फ्रांसीसी। और उसके पहले कौन था? डेनिश। फिर उसके पहले कौन था? ब्रिटेन। और उसके पहले कौन था? डच। और सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और याद रखिए कई बार कंपटीशन में पूछता भी है कि सबसे पहले कौन हमारे भारत में आए? तो पुर्तगाली। और सबसे अंत में कौन गए? तो पुर्तगाली। आए कौन? पुर्तगाली। गए कौन? पुर्तगाली। याद रखिएगा। अब आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहीं से देख लीजिए, यहाँ से
पुर्तगालियों का दूसरे नंबर पर। तो पुर्तगाली व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिए। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर कौन आया? इसको ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पर कौन है? वो है डच। और तीसरे नंबर पर कौन है? वह ब्रिटेन है। और चौथे नंबर पर कौन है? वह क्या है? डेनिश। और उसके बाद में अंत में कौन आ रहा है? फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसियों के बीच में बड़ा ही युद्ध चला, बहुत ही, ये भी सब बहुत झगड़ालू था सब। ठीक है, ये अजबे किस्म का आदमी था। मालूम है क्यों? क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा साधन था ना, इतना ज़्यादा था कि वो सब चाहता था कि इसको लूट के लेकर जाए। हालांकि यहाँ पर आया काहे के लिए? व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करने आया तो देखा कि यहाँ पे तो लोग जो है उतना बढ़िया नहीं है। यहाँ पर तो यहाँ तो सुनिए, आम जनता को तो छोड़िए, यहाँ का राजा भी चौपटे है, जिस तरह कहिए वैसे चल देता है। इसलिए उसको बड़ा ही चांस दिखाई दिया। इसलिए हर आदमी ने क्या किया? इस पर अपना, हर यूरोपीय देश इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश किया। लेकिन इन सबों में ये जो भी 5 कंट्रियाँ इस भारत में आई, उन सब में से सबसे ज़्यादा अगर ताकतवर कोई निकला तो ब्रिटेन निकला, और अपनी कूटनीतिक माध्यम से निकला। और यही कारण है कि ब्रिटेन सबसे ज़्यादा ताकत इस पर अपना फोकस किया, और ब्रिटेन हमारे देश को सबसे अधिक गुलाम रखने में कामयाब भी हुआ और सबको खदेड़ने की कोशिश किया। हालांकि ये जो पुर्तगाली हैं, अंत तक, सबसे अंत में जाने वाले हैं, वो गोवा से सबसे अंत में यहाँ से गए, गोवा। देखिए पहले क्या हुआ। तो पुर्तगाली जब आए तो उसके बाद महज 1 से 2 सालों के बाद 1503 ईस्वी में, लगभग ऐसी ही बात है, 1530 ईस्वी में, 3 ईस्वी में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नाम सुने होंगे आप लोग, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वह पहला ऐसा गवर्नर, उसको पुर्तगालियों ने अपना गवर्नर भारत में बना करके भेजा। कहाँ भेजा? भारत में अपना पहला गवर्नर किसको बनाकर भेजा? पुर्तगालियों ने किसको भेजा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहाँ पर आया, और यहाँ पर कोचिन जो जगह है, कोचिन में अपनी उसने व्यवस्थाएं लगाई, लगभग 1500 के करीब, वहाँ से 1500 के, इसके पहले भी आया था जो ही व्यक्ति। कोचिन में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने किला स्थापित किया, व्यापारिक किला। तो याद रखेंगे, कोचिन में सबसे पहले, जिसको कोची भी कहा जाता है, उसमें ये किया गया। याद रखिएगा, ये भारत की जो लैंडिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा पता है ना? ये समुद्र के माध्यम से आते थे, बंदरगाह पर रुकते थे, और इसी एरिया से क्या करते थे? अपना व्यापार करके और ऐसे लौट करके चला जा करते थे। अब बताइए, ये जम्मू कश्मीर में अगर हमारे पहुँच जाए तो बताइए, तो सामान ला करके यहाँ पर लादते रह जाएंगे, पहुँचते रह जाएंगे। ये आया, इस बंदरगाह पर रोका, और अपने क्या किया? अपने जहाज़ों को रोका, और उसके बाद ये किया। लेकिन याद रखिए, जब जमेरिन को लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देगा, तो आखिरकार उनको हार माननी पड़ी। और अरबियों को क्या करना पड़ा? दिखाई दिया, अरबियन लोगों को आखिरकार पुर्तगाली जो है हराने में कामयाब हुआ। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग जितना नौसेना में अपने आप को डेवलप किए थे, उससे कई गुना नौसैनिक संगठन अपना वो लेकर के पहुंच गया सब पुर्तगाली, और अरबियन को आखिरकार रुकना पड़ा और भारत से रुख मोड़ना पड़ा। इस प्रकार से हमारे भारत में पहला अधिकार जमाने का अगर श्रेय जाता है, पुर्तगालियों का आता है, अरबियन को पीछे करके। ठीक है, हमारे देश में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पुर्तगाली लोग आए थे ना, वस्तु क्रम विनिमय समझते हैं ना आप? तो वस्तु क्रम विनिमय में क्या होता है कि ये वस्तु लीजिए और दूसरा वस्तु ले लीजिए। उस सबके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो लोग क्या करे? अदला बदली कर ले भारत के साथ। तो जानते हैं क्या करता था? सोना चांदी वगैरह पश्चिमी एशियाई देशों से लेकर के आता था, विभिन्न अलग देशों से लेकर आता था, और हल्के फुल्का सोना चांदी दे करके हमारे देश के लोगों को लुभा लेता था, और बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ से उठा करके ले जाया करता था। समझ रहे हैं ना? भारी मात्रा में मसाले यहाँ से ले जाते थे, और बदले में मालूम है भारत के लोगों को क्या देता था? गुलाब जल कहीं से लाता था। भारत के लोग एकदम मरते थे कि अरे बाप बहुत अच्छा सेंट अंटल आ रहा है, एकदम मचा लेते थे, और अपना भारी भारी चीज़, उसको लौंग इलायची ये सारे मसाले वगैरह उनको दे दिया करते थे, महंगे महंगे सामान, और खुद गुलाब जल वगैरह छोटी छोटी चीज़ें ले लेते थे। सोना चांदी थोड़ा थोड़ा ले लेते थे। इसीलिए हम लोग को बुड़बक समझा था, और रियल में थे भी हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, जो हमारे देश में आया है, अब व्यापारी कर रहा है तो ठीक है, व्यापारी करो, खरीदो लेकर के जाओ। अब बाद में क्या किया? जब इसने अपना वर्चस्व पूरे भारत में फैलाने की कोशिश किया, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हुआ। बाद में चल करके अकबर ने इसको कहा कि हाँ भाई आप हुगली में भी ओपन कर लीजिए। फिर आगे चल करके इसने क्या कर लिया? यहाँ पर कालीकट था, उसके आगे कन्नूर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कन्नूर में भी अपना स्थापना कर लिया। फिर उसके बाद गोवा की तो अजीब सी कहानी है।
मैं आपको बता दूं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जो है 1509 ईस्वी में एक अन्य व्यक्ति आया जो भारत का पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। उसका नाम क्या था? अल्बुकर्क। दिखाई दे रहा है ना, क्या नाम पड़ेगा? अल्बुकर्क। दिखाई दे रहा है ना, ये अल्बुकर्क है जो भारत में दूसरा पुर्तगाली क्या है, गवर्नर बन करके भारत में आया। और जानते हैं वह जब आया ना तो ये नीति का बड़ा ही टूटंच आदमी था, बड़ा ही मस्त आदमी था। ये आया तो उसको बस दिखाई दिया कि हम पुर्तगाल को कैसे आगे बढ़ा दें, अब पूरा इंडिया में कैसे हम खाली पुर्तगाल पुर्तगाल कर दें, जहाँ तहाँ सब जगह पुर्तगाली दिखाई दे। ज़बरदस्त काम किया उसने। और आइए देख लीजिए, आते आते 1509 में अबे किया। आप 1510 ईस्वी में जरा समझ लो, इसको बीजापुर का जो सम्राट था उससे गोवा छीन लिया। बताओ, जो हजारों साल से एक जगह अस्थिर रहा हो और पूरे अपनी व्यवस्था को जानता हो, पूरी जनता को जानता हो, उसको आकर एक साल के अंदर अगर कोई एक आता है व्यक्ति और एक साल के अंदर आंधी तूफान इतना मचा देता है कि आखिरकार इनको हार मान लेनी पड़ती है। और इसको याद रखिएगा, बाद में चलकर ये गोवा इतना सुंदर प्लेस है, अभी भी सुंदर प्लेस है, जाइए घूमने के लिए तो वहाँ पर देखिए। वहाँ पर मुख्य रूप से अभी भी विदेशों से लोग आया करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये इतना सुंदर प्लेस है कि इन लोगों ने अपना व्यापारिक जो राजधानी है वो गोवा को बना लिया। तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों के व्यापारिक संगठनों का राजधानी कहाँ था? गोवा में। समझ रहे हैं ना, इस तरह से चल गया। अब देखिए, अल्बुकर्क सिर्फ ऐसा ही नहीं था, अल्बुकर्क अजीब सा व्यक्ति था। समझिए जरा, ये आया भारत में तो सोचा कि हम भारत में प्रवेश तो कर गए, लेकिन समझिए पुर्तगाली लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे। किस धर्म के? ईसाई धर्म का। ये जानता था क्या करता था, वो चाहता था कि हमारा सिर्फ व्यापार ही नहीं हो, हमारा विभिन्न देशों में हमारी ही प्रजाति के लोग रहे, ईसाई धर्म के लोग चारों तरफ रहे। तो ईसाई सब रहेंगे तो भाई भाई समझेंगे। तो कहीं भी हम लोग किसी को भी अगर अपने अंदर कर लेना है, अगर उसको समेट लेना है, तो सब हमारे धर्म का होगा, तो हमारे लिए झंडा ऊपर करेगा। इस प्रकार से हम अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेंगे, लोगों पर हम अधिकार कर लेंगे और आराम से हम अपनी ज़िंदगी को काटेंगे, पुर्तगाल पूरे विश्व में फैलेगा, ऐसा सोचा। तो उसने जानते हैं क्या नीति अपनाया? वही वाला नीति जो बिम्बिसार ने अपनाया था, उसके पुत्रों ने अपनाया था। जानते हैं क्या? कहा कि भारतीय महिलाओं से शादी करो। नीति देखिए क्या बनाया, भारतीय महिलाओं से क्या करिए, शादी करिए और उनको अपना धर्म कबूल करवाइए। और अपने धर्म कबूल करेंगे तो वंशज बढ़ेगा, और वंशज बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके पूरा इंडिया भी एक दिन ईसाई वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा अगर लालच दे करके अगर धर्म परिवर्तन करने का काम उस समय सब करता था तो उस फ्रांसीसी लोग, सॉरी पुर्तगाली थे, ईसाई धर्म के लोग थे। ईसाई लोग इस प्रकार से अपनी वर्चस्व को बढ़ाते थे। अल्बुकर्क क्या हुआ, जो है 1515 ईस्वी में बेचारे की मृत्यु हो गई। ठीक है, जब 1515 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो उसके पहले मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर चारों तरफ कौन, पुर्तगाली अपना पैर पसार चुके थे। समझ रहे हैं ना। लेकिन 16वीं सदी जब आई, 16वीं सदी, तो धीरे धीरे करके मतलब डचों की एंट्री होनी शुरू हो गई। और डच लोग जब आया तो डच सब जो था ना, एकरा से भी ज़्यादा मजबूत था, इससे भी ज़्यादा मजबूत था, और वो इन लोगों को हराना शुरू कर दिया। याद रखिए, पुर्तगालियों को खदेड़ दिया होता वो लोग, लेकिन डच ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आए बेचारे और सबसे पहले भारत से चले भी गए। याद रखिए, मालूम है क्यों? क्योंकि इस भारत से उसको लगता था कि मुझे कम लाभ मिलने वाला है, इसलिए वो अलग मध्य एशिया की तरफ रहना चाहता था। ठीक है, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की तरफ बढ़ गया, इसको छोड़ करके चला गया। लेकिन उसी दौरान इसने बहुत सारे इनके पुर्तगाली के क्षेत्रों को क्या कर लिया था, अपने कब्जे में करके खदेड़ दिया था इनको। याद रखिए, दमन दीव जो यहाँ पर क्षेत्र हैं उसको छीन लिया, उसके बाद यहाँ पर के क्षेत्र छीन लिए, और बाकी इनके पास 2 ही जगह बच गया, 2 ही 3 जगह, मतलब दमन में बच गया। दीव वगैरह तो इनके हाथ से निकल ही गया था, दमन में, और उसके बाद कहाँ पर आपको गोवा छोड़ करके बाकी सब इनके हाथ से चले गए। 17वीं शताब्दी आते आते इनका पूरा का पूरा अस्तित्व खत्म हो गया, और लगभग सिर्फ इनके पास क्या रह गया, गोवा ही रह गया, जो कि लगभग 1961-62 तक इनके हाथ में था। ठीक है, और उस समय ये भारत को दे करके चले गए। समझ रहे हैं, मतलब हमारा वो कौन सा राज्य है जो हमारा भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन वो वाला आज़ाद नहीं था, तो वो क्या था, गोवा। गोवा को पुर्तगाली छोड़ करके चले गए, देकर चले गए, इसलिए आज हमारे देश में वो शामिल है। आशा करते हैं कि सभी बिंदु समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत? अब अगली बिंदु सुनिए। इतिहास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको पढ़ना, इसको पढ़ाना एक अजीब सी चीज़ होती है। अब चलो, ये जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आप बताइए, जो
पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा तो एक बार पूछ दिया कि बताइए उसको उसका नाविक कौन था, तो याद रखिएगा उसके नाविक का नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद व्यक्ति जो था वो उसको नाविक था जो उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया था। तो आज के सेशन में सिर्फ हम इतना ही बार समझेंगे कि पुर्तगाली कैसे आए, पुर्तगाली कौन थे और किस किस तरीके से भारत में यूरोपियनों का आगमन हुआ। अगले वीडियो में हम लोग डच के बाद बाकी 3 देशों के बारे में ज़रूर देखेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी भी कितने 28 मिनट का वीडियो दिखाई दे रहा है। ठीक है,